आप सबका स्वागत है रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ऑफलाइन की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो कुछ शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। तो अपन सबसे पहले सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन इस सिलेबस का पहला टॉपिक पढ़ना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। अब देखिए क्या है कि मेरा जो पार्ट होगा आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर कुछ पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री के अंदर भी कहाँ की हिस्ट्री की बात करनी, केवल आपको राजस्थान की हिस्ट्री की, और बड़ा कम पार्ट है। अब देखो इस पार्ट के अंदर है क्या क्या, तो अपन एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आने वाला क्या क्या है। तो देखो कि आपके इस राजस्थान हिस्ट्री के पार्ट में एक तो क्या दे रखी है, सभ्यता दे रखी है। अब कौन सी सभ्यता आपके सिलेबस में है, तो अपने को केवल दो सभ्यता के ऊपर ही डिस्कस करना है, जिसमें एक तो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता, और एक कौन सी है, आहड़। वैसे राजस्थान के इतिहास के अंदर 5 बड़ी सभ्यता है, कालीबंगा है, आहड़ है, बागोर है, बेराट है और एक गणेश्वर सभ्यता। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको केवल इन 5 में से केवल कितने के ऊपर तैयारी करनी है, 2 के ऊपर, जिनमें से एक कौन सी है, कालीबंगा, और एक कौन सी है, आहड़। ठीक है। इसके अलावा एक आपके सिलेबस में दे रखा है कि भाई हमें चर्चा करनी है किससे, राजस्थान का एकीकरण से। देखो आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान हिस्ट्री दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल हिस्ट्री आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में बहुत कम पार्ट है, जितना पार्ट है अपन पढ़ लेंगे। तो आपका एक टॉपिक क्या होगा, राजस्थान का एकीकरण। इसके अलावा एक टॉपिक जो आपके है कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का योगदान। अब स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का योगदान जो है, यानी इसका मीनिंग है 1857 की क्रांति की, 1857 की क्रांति के अंदर, 1857 की क्रांति के अंदर किस तरह से राजस्थान ने भाग लिया और राजस्थान के क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई है। इसके अलावा अब आपके सिलेबस के अंदर जो है कुछ इतिहास से क्या दिए गए हैं, व्यक्तित्व दिए गए हैं। अब वो व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, तो देखो कि 3 बड़े व्यक्तित्व तो कहाँ के इतिहास से लिए गए हैं, मेवाड़ के इतिहास से। अब वो मेवाड़ के इतिहास के कौन कौन से व्यक्तित्व है, तो देखो कि आपके सिलेबस में एक नाम तो है मेवाड़ के इतिहास से किनका, तो वो नाम है किनका, राणा कुंभा का। क्लियर। इसके अलावा और किनका नाम है, तो एक आपके सिलेबस में है कौन, राणा सांगा। और इसके अलावा एक नाम जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है महाराणा प्रताप का। यानी मेवाड़ के इतिहास से तीनों ही भारी भरकम आदमी है, तीनों का इतिहास बहुत बड़ा है और तीनों ही आदमी आपके सिलेबस में है। कुंभा के बारे में बात करनी है, सांगा के बारे में बात करनी है, और किसके बारे में बात करनी है, महाराणा प्रताप के बारे में। इसके अलावा 2 व्यक्तित्व लिए हैं कहाँ के इतिहास से, जोधपुर के इतिहास से। तो जोधपुर के इतिहास से कौन कौन से व्यक्तित्व आपको पढ़ना है, तो देखो क्या है कि एक तो आपको क्या पढ़ना है, राव जोधा। क्लियर। राव जोधा के बाद यहाँ बात होगी किनकी, तो यहाँ बात होगी मालदेव राठौड़ की। मालदेव राठौड़ के बाद हमें चर्चा करनी है किनकी भी, जसवंत सिंह राठौड़। और जसवंत सिंह राठौड़ के साथ हमें चर्चा करनी है किनकी भी, तो हमें चर्चा करनी है किनकी भी, दुर्गादास राठौड़। यानी मारवाड़ से हिस्ट्री से 4 कैरेक्टर आ रहे हैं, एक तो है राव जोधा, एक है मालदेव राठौड़, एक है जसवंत सिंह राठौड़, और एक क्या रहा आपके, दुर्गादास राठौड़। ठीक है। इसके अलावा एक जो हमें चर्चा करनी है वो कहां से करनी है, बीकानेर के इतिहास से। तो बीकानेर के इतिहास में हम पढ़ेंगे महाराजा किसके बारे में, तो केवल एक ही व्यक्ति तो पढ़ना है और वो है महाराजा गंगा सिंह जी। हमें इनके ऊपर भी चर्चा करनी। और इसके अलावा 2 कैरेक्टर और आपके आएंगे, वो है आमेर या जयपुर के इतिहास से, और उनका इतिहास ही बहुत बड़ा है। और आमेर और जयपुर के इतिहास से कौन कौन से हैं, तो वो है मानसिंह प्रथम, और एक कैरेक्टर जो दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, सवाई जय सिंह। यानी ये तो हो रही है सिलेबस की बात, लेकिन हमें सिलेबस से ज्यादा टॉपिक याद ज्यादा होना चाहिए। हमें सिलेबस याद करके एग्जाम देने नहीं जाना। लेकिन मैं बता दूं कि आपको कोई डिटेल के अंदर राजस्थान नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस के अंदर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट राजस्थान दे रखा है, और आप यकीन मानिए जितना मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आए, मैं 10 की गारंटी लेता हूँ। हाँ, लेकिन ये गारंटी लेता हूँ कि 8 में से 9 क्वेश्चन आप एक बार में क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो अपने को चर्चा करनी 2 तो सभ्यताओं के ऊपर, जिनमें से तो एक कौन सी है, कालीबंगा, और एक कौन सी है, आहड़। इसके अलावा एक अच्छा टॉपिक है, और वो टॉपिक कौन सा है, राजस्थान का एकीकरण। इसके अलावा एक टॉपिक है आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का योगदान। इसका तात्पर्य होता है किस घटना से, तो वो घटना कौन सी है, 1857 की क्रांति से।
ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व के अंदर सबसे पहले बात होगी किनकी, मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर कुंभा, सांगा और किनकी, प्रताप, और तीनों ही बड़े आदमी हैं। क्लियर। इसके अलावा जोधपुर के इतिहास से 4 कैरेक्टर, राव जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह राठौड़ और कौन है, दुर्गादास राठौड़। और इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर से कौन है, गंगा सिंह, और आमेर जयपुर से कौन है, मान सिंह फर्स्ट, और कौन है, सवाई जय सिंह। अब देखो क्या है कि इनमें से किसी एक चीज से अपन क्या करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं। और जो लास्ट वाले व्यक्तित्व हैं कि भाई मेवाड़ के इतिहास से 3 कैरेक्टर दे रखे हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि तीनों से तुम्हारे को एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है वो किसी एक से ही पूछे, लेकिन अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या है, तीनों है। जोधपुर के इतिहास से 4 कैरेक्टर दे रखे हैं, लेकिन हो सकता है कि 4 में से 1 या 2 के बारे में दे, लेकिन हमें पढ़ना चारों के ऊपर है। बीकानेर के गंगा सिंह से बिल्कुल आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बीकानेर के इतिहास से एकमात्र व्यक्ति आए हैं। और इसके अलावा आमेर जयपुर में भी 2 कैरेक्टर है, मान सिंह, और एक का नाम क्या है, सवाई जय सिंह। हो सके किसी एक के ऊपर ही क्वेश्चन निकल के आए, लेकिन जितना भी आपका पेपर के अंदर आएगा, आप एक बार के अंदर 85 से 90% क्वेश्चन आप एक बार में इतिहास के क्या कर लोगे, सोल्व कर लेंगे। तो आज अपन सिलेबस की शुरुआत करते हैं, और इस सिलेबस का एक टॉपिक अपन प्रारंभ करते हैं। और वो टॉपिक जो हमारा होगा, वो होगा क्या, राजस्थान का क्या पढ़ना हमें, एकीकरण। कि भाई ये वो टॉपिक है जहां से अपन लेंगे कि एक क्वेश्चन तो अपना इस टॉपिक से बनेगा ही बनेगा, और जितनी बातें मैं लिखाऊंगा उससे मान के चलना कि उससे बार पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, और टॉपिक बड़ा आसान है। तो आप लोग एक बार हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान का एकीकरण। हेडिंग डालिए, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। ठीक है। अब देखो यहां से आगे हमारे लिए क्या है कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही जैसे मैं आपसे डिस्कस करूं कि भाई एकीकरण किसे कहेंगे, तो शायद आप लोग मुझे बता सकते हैं भाई एकीकरण किसे कहेंगे। भाई एकीकरण का तात्पर्य आप लोग क्या निकालेंगे, हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है, एक करना, सीधी सी बात है। अब किसको एक करना है, रियासतों को एक करना। अब रियासतों को एक क्यों करना है, यहीं से अपने को अपनी चर्चा शुरू करनी है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन रियासतों को एक किया जा रहा है। तो आप कुछ देखिए कि जैसे मैंने इतिहास में मैंने एक डेट लिखी ऐसी, क्या लिखा मैंने एक डेट, 3 जून 1947 के इतिहास का एक समय है, और वो समय क्या है, 3 जून 1947। आप लोग बता सकते हो कि इस दिन किस घटना के बारे में या कोई भी कोई बड़ी चीज इस दिन हुई हो कि 3 जून 1947 से कुछ याद आता हो। देखो सही है कि भाई 3 जून 1947 वो दिन है जो याद रखा जाता है किसके लिए, एक योजना के लिए। अब किस बड़ी योजना के लिए याद रखा जाता है, तो इस दिन एक योजना जो भारत आई, उस योजना का नाम आपके लिए क्या है, तो उस योजना का नाम आपके लिए क्या है, माउंटबेटन योजना। और ये माउंटबेटन योजना भारत कब आई, तो ये भारत आती है कब, 3 जून 1947। अब इस घोषणा का महत्व हमारे लिए क्या है, तो 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना वो योजना है कि इस योजना ने एक तो हमारे भारत का क्या किया, विभाजन, जिसको आज हम पाकिस्तान के रूप में देख रहे हैं। और इसी योजना से हमारे भारत की क्या होती है, स्वतंत्रता। यानी हम आजाद हुए थे किस योजना से, माउंटबेटन योजना, और हमारा विभाजन भी हुआ किस योजना से, तो योजना कौन सी थी, माउंटबेटन योजना। अब देखो विभाजन होके पाकिस्तान बन गया, ये अपने काम का नहीं है, लेकिन अपने काम का है कि भाई हमें क्या कर दिया गया, इस योजना से स्वतंत्र। हम इस योजना से 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई हम स्वतंत्र किससे हो रहे हैं, भाई हम लोग किससे आजाद हो रहे थे इस टाइम, भाई हम ब्रिटिश शासन से क्या हो रहे थे, आजाद हो रहे थे। अपनी भाषा में कहें तो अपन अंग्रेजों से क्या हो रहे थे, आजाद हो रहे थे। यानी अब होना क्या है कि अंग्रेज हमें कह रहे हैं, ब्रिटिश हमें कह रहे हैं कि भाई हम माउंटबेटन योजना से भारत को आजाद करके हमेशा के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ये अंग्रेज जो है वो किस भारत को आजाद करके जा रहे हैं। तो अंग्रेज ये कहते हैं कि हम तो उसी भारत को आजाद करके जा रहे हैं, जो हमने बनाया। अपन तो सोचते हैं यार भारत तो पहले ही था, अंग्रेजों ने क्या नया बनाया।
तो अंग्रेज कह रहे हैं कि हमारी नजर में तो वही भारत है जिसमें हमारे द्वारा बनाए गए 292 क्या है, ब्रिटिश प्रांत। और इसके अलावा हमारे 4 जो हैं, वो 4 जो है वो हमारे क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया भारत तो केवल यही है कि जिसके अंदर 292 तो क्या है, ब्रिटिश प्रांत, और इसके अलावा 4 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और अंग्रेज कह रहे हैं कि हम तो केवल इसी भारत को आजाद करके जा रहे हैं। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक समस्या है कि 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और इसको आजादी की बात की गई, लेकिन इस जगह क्या शामिल नहीं है, तो इस जगह क्या शामिल नहीं है, तो इसमें क्या शामिल नहीं है, तो वो क्या होगी, हमारी देसी रियासतें। पूरे भारत में 562 देसी रियासतें थी, वो रियासत जो थी वो इनका हिस्सा तो थे ही नहीं। और अंग्रेज कह रहे हैं कि भी हमारे द्वारा बनाया गया भारत तो केवल यही है, हम तो केवल इसी भारत को आजाद करके हमेशा के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो यही बात होगी कि अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इनका भविष्य क्या होगा, इनको किस तरह से शामिल किया जाएगा। तो एक गाइडलाइन लिखी थी, एक लाइन लिखी थी किस योजना में, माउंटबेटन योजना में। और किसके लिए लिखी हुई थी, तो वो किसके लिए लिखी हुई थी, देसी रियासतों के लिए। क्या लिखा हुआ था कि देसी रियासत के राजा अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। देसी रियासत के राजा अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। अब वो क्या फैसला करेंगे, तो माउंटबेटन योजना में स्पष्ट कर दिया गया कि हमारी तरफ से चाहे तो जो ये देसी रियासत के राजा जो हैं, ये देसी रियासत के राजा जो हैं वो 3 रास्ते अपना सकते हैं। क्या क्या रास्ते हैं, कि एक तो देसी रियासत का राजा चाहे तो अपनी रियासत को लेके किसमें शामिल हो सकता है, भारत में। और कौन सा भारत, जो ये भारत है इसके अंदर अपनी रियासत शामिल करने की क्या करें, घोषणा। इसके अलावा चाहे तो भारत में रहकर भी क्या रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। और अगर ना तो भारत में शामिल होना चाहे, ना ही स्वतंत्र रहना चाहे, तो एक ऑप्शन और देखे गए। क्या ऑप्शन देखे गए, चाहो तो अपनी रियासत को कहां मिलाने की घोषणा कर दे, पाकिस्तान। अब देखो क्या है कि 3 रास्ते दिए थे माउंटबेटन योजना से देसी रियासतों को कि भाई ये अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे। ये चाहे तो अपनी रियासत को कहां शामिल करे, भारत में, चाहे तो क्या रहे, स्वतंत्र, या चाहे तो अपनी रियासत लेके कहां चले जाए, पाकिस्तान। अब ये छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब ये बहुत बड़ी समस्या कैसे बनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यूं समझ लीजिए कि जोधपुर के राजा कहते उस जमाने में, एग्जाम्पल के तौर पे, कि जोधपुर का राजा कहता है साहब हम तो क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे मेवाड़ के राजा कहते हैं, मेवाड़ यानी उदयपुर से चलता था उस समय, और मेवाड़ के राजा कहते हैं कि साहब हम तो कहाँ शामिल हो रहे हैं, भारत में। यानी जोधपुर के राजा उस समय कहते हैं कि भाई हम तो क्या रहेंगे, स्वतंत्र, और मेवाड़ यानी उदयपुर के राजा कहेंगे कि हम तो कहाँ रहेंगे, भारत में। अगर सोचो कि अगर ऐसा हो जाता, जोधपुर स्वतंत्र रहता और मेवाड़ यानी उदयपुर जो है वो कहाँ शामिल होता, भारत में। अगर ऐसी कंडीशन आज चल रही होती तो आज हमें कैसा लगता, आज हमें ऐसा लगता जैसे हम उदयपुर से जोधपुर जा रहे हैं, हमें ये लगता कि हम तो फॉरेन जा रहे हैं। हमें जोधपुर जाने के लिए भी क्या बनाना पड़ता, वीजा बनाना पड़ता। ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ी, एकीकरण। और एक आदमी ने कसम खा ली, और जिस आदमी ने कसम खाई वो बहुत बड़ा है। और उस आदमी तो कसम खा ली कि मैं तो किसी भी रियासत को एक तो क्या नहीं रहने दूंगा, स्वतंत्र, और किसी भी रियासत को कहां नहीं जाने दूंगा, पाकिस्तान। मैं तो सभी रियासतों को किसमें शामिल करके ही दम लूंगा, भारत में। और ऐसी कसम खाने वाला कौन, वो बहुत बड़ा आदमी था जो हमारे भारत का क्या बन गया, लौह पुरुष। और आप लोग शायद जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष कौन है, तो भारत के लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी राजस्थान क्या, पूरे भारत के एकीकरण का श्रेय, राजस्थान क्या, पूरे भारत के एकीकरण का श्रेय जो है वो हमें किसे देना है, सरदार पटेल को। यानी अपना एक क्वेश्चन तो यहाँ आ जाता है कि हमें पूछे कि राजस्थान या भारत के एकीकरण का श्रेय, राजस्थान या भारत के एकीकरण का श्रेय, या राजस्थान या भारत के एकीकरण का जनक आप किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे किसको, तो आपको उत्तर देना है कि राजस्थान या भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखो क्या है कि एकीकरण तो पूरे भारत में हुआ है,
562 देसी रियासतों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। लेकिन हमें तो एकीकरण केवल कहाँ का पढ़ना है, राजस्थान का पढ़ना। लेकिन ये बीमारी कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ये चर्चा शुरू हुई थी किस योजना से, माउंटबेटन योजना। क्योंकि इसी में रास्ता गलत दिया गया कि भाई भारत जो देसी रियासतें हैं या तो वो भारत में रहे या स्वतंत्र हो या कहाँ, पाकिस्तान। बस इसी को सही करने के लिए, इन्हीं जो अव्यवस्थाएं होती इन्हीं को सुधारने के लिए कौन सी प्रोसेस अपनाई गई, एकीकरण की। तो पहले आप कुछ लिखिए फिर आगे की बात करते हैं। लिखना शुरू करिए। लिखो लिखो 3 जून 1947 की, लिखिए 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से, माउंटबेटन योजना से भारत का विभाजन, भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। देखो इस योजना के अनुसार, इस योजना के अनुसार स्वतंत्र भारत में, इस योजना के अनुसार स्वतंत्र भारत में 292 ब्रिटिश प्रांत, इस योजना के अनुसार स्वतंत्र भारत में 292 ब्रिटिश प्रांत व 4 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। 292 ब्रिटिश प्रांत व 4 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। यानी ये वही भारत है जो अंग्रेजों ने बनाया है। 292 ब्रिटिश प्रांत अपने पास थे और 4 हमारे क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इनमें क्या नहीं है जो होना चाहिए, तो वो क्या नहीं थी, बस देसी रियासत। इन देसी रियासतों को इस भारत में शामिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, केवल एकीकरण कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखो। देखो इस योजना में, इस योजना में, इस योजना में देसी रियासतों के बारे में कहा गया। लिखो इस योजना में देसी रियासतों के बारे में कहा गया। देसी रियासतों के बारे में कहा गया। लिखो ये रियासतें, लिखिए ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे, ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो, ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। यानी 3 रास्ते देके गए थे। ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। जो लाइन अपन ने नोट डाउन की ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, एकीकरण। नेक्स्ट आंसर लिखो। लिखो राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय, राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय, राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब देखो यहां से आगे क्या है कि एकीकरण का प्रोसेस तो पूरे भारत में चला है, लेकिन अपने को तो कहां के एकीकरण की ही चर्चा करनी है। कहां के एकीकरण की चर्चा करनी, केवल राजस्थान। अब राजस्थान के एकीकरण में होने वाला क्या है, तो हमें कोई पूछे कि बताइए कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो आप बताएंगे कि राजस्थान का एकीकरण जो प्रारंभ हुआ था कब, 18 मार्च 1948 की 18 मार्च 1948 को हमारा एकीकरण क्या हुआ, प्रारंभ।
और 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होते हुए इस एकीकरण के हमने कुछ क्या निर्धारित किए थे, चरण। तो कितने चरण थे, तो आपको कोई पूछे तो आप बताना कि भी कितने चरण थे, 7 चरण। और 18 मार्च 1948 को एकीकरण प्रारंभ हुआ, 7 चरणों में होता हुआ, 7 चरणों में होता हुआ कब समाप्त हुआ, तो 7 चरणों में होता हुआ कब समाप्त हुआ, 1 नवंबर 1956। यानी यहाँ एग्जाम में आने लायक शायद पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और समाप्त कब हुआ, 1 नवंबर 1956। जैसा अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत का संविधान बनने में कितना वक्त लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो वैसे ही हमें तो एग्जाम के लिए याद करना पड़ेगा कि भाई राजस्थान के एकीकरण में कितना वक्त लगा। अब अपन एग्जाम हॉल के अंदर, हाँ, कि भी अपन एग्जाम हॉल के अंदर कैलकुलेशन तो करने बैठेंगे नहीं, अपने को डायरेक्ट याद रखना है कि इस राजस्थान के एकीकरण में कितना वर्ष लगा। तो आप बताओगे कितना वर्ष, 8 वर्ष। 8 वर्ष से ज्यादा कितने महीने, 7, और 7 माह से ज्यादा कितने दिन, 14। यानी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर हमें क्या कंप्लीट करना है, एकीकरण कंप्लीट करना है। यानी 18 मार्च 1948 को प्रारंभ, कितने चरण हुए थे, 7, समाप्त कब करना है, 1 नवंबर 1956। और महत्वपूर्ण याद रखना है क्या कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इस एकीकरण में क्या लगा था, समय लगा था। तो आप लिखिए राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च, लिखिए राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 7 चरणों में, देखिए जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था, 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करिए आप लोग। लिखो राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो क्या है कि इस एकीकरण में भी हम किसको एक करना चाहते हैं, तो इस राजस्थान के एकीकरण में क्या क्या एक होना चाहता है। तो देखो कि एक तो हमारे पास क्या थी भाई, रियासत है। और ये ऐसी चीजें हैं जो शायद आप बचपन से भी जानते हो। तो इस एकीकरण में कुल कितनी रियासतें शामिल हुई, तो आप बता सकते हो कितनी रियासतें, 19। लेकिन इस 19 के अलावा हमारे पास कुछ क्या थे भाई, ठिकाने। अभी ठिकाने क्या होते हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो ठिकाने को कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी देखे लिख देते हैं कि इनको किस नाम से भी लिखते हैं, चिपशिप भी कहते हैं। चिपशिप का मीनिंग भी क्या होता है, ठिकाने। और हमारे पास कितने ठिकाने थे, तो कितने ठिकाने थे, 3। अब वो 3 ठिकाने कौन कौन से, उनकी चर्चा अपन यही कर लेंगे। जो 3 ठिकाने थे उनमें से हमारे पास एक तो क्या था, लावा, एक ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़, और एक ठिकाना जो था वो ठिकाना कौन सा था, निमराना। क्लियर। निमराना उस जमाने में भी अलवर रियासत का हिस्सा था। आज भी ये किस जिले में ही आता है, अलवर में ही। क्लियर। कुशलगढ़ उस समय भी बांसवाड़ा रियासत में था, आज भी किस में आता है, तो आज भी किस में आता है, ये बांसवाड़ा में। लेकिन कुछ चेंज है, किसको लेके, लावा को लेके। क्या चेंज है कि ये उस समय किस रियासत का पार्ट था, जयपुर। लावा जब एकीकरण का प्रोसेस चला तो लावा किस रियासत का हिस्सा था, जयपुर का। लेकिन लावा वर्तमान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो लावा कहाँ है, टोंक के अंदर। तो लावा, कुशलगढ़ एंड निमराना 3 हमारे पास क्या है, ठिकाने। और इनके अलावा एक हमारे पास जो पूरे भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें से एक हमारे पास क्या है,
केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान उस जमाने में कहलाता था राजपुताना। और उस समय हमारे पास कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश था, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम हमारे लिए क्या था? तो वो नाम हमारे लिए क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। और हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें केवल इतना ही काम करना है कि इन 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको हमें क्या करना है? एक। और इन सबको एक करके हमें हमारा नया क्या बनाना है? राजस्थान बनाना है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। कितना समय लेना है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कब प्रारंभ करना है? 18 मार्च 1948। और खत्म कब करना है? 1 नवंबर 1956। और एकीकरण बड़ा आसान है। जब अपन एक बार इस एकीकरण के प्रोसेस को समझेंगे तो आप मान के चलना कि भविष्य में भी अगर आपको कोई एकीकरण से क्वेश्चन पूछेगा 9 की लगने के बाद भी, तब भी आप उसका आंसर चुटकियों के अंदर दे देंगे। लेकिन पहले कुछ लिखिए आप लोग। देखो, राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। क्लियर? 3 ठिकानों के नाम आप यही लिख दीजिए। लिखिए फर्स्ट लावा, जो ठिकाने 3 हैं उनके नाम आप यही लिखिए। फर्स्ट लिखिए लावा। लावा ध्यान रखना, जब एकीकरण का प्रोसेस चला तो किस रियासत का पार्ट था ये? जयपुर। लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में। तो लिखना जयपुर रियासत, वर्तमान टोंक में, वर्तमान टोंक। और ध्यान रखना, ठिकानों को इंग्लिश में क्या भी कहते हैं? चिप शिप के नाम से भी इनको जानते हैं। ये ठिकाने क्या है वो भी अपन अभी चर्चा करेंगे। अब एक बार आप लिखिए, कुशलगढ़ जो है वो उस जमाने में भी बांसवाड़ा रियासत का ही पार्ट था और आज भी बांसवाड़ा में ही है। निमराना जो है उस जमाने में भी अलवर में था और आज भी कहाँ था? ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही। क्लियर? और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी लिख दीजिए आप लोग, अजमेर मेरवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी लिख दीजिए आप लोग, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित जो था वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। लिखा आप लोगों ने यहां तक? बढ़े अपन यहां से आगे? ठीक है। अब देखो यहां से आगे क्या है। तो यहां से आगे अब अपने पास कुछ काम आ गए भी। अपन कहाँ का एकीकरण पढ़ रहे हैं? राजस्थान का। तो हमारे पास कौन कौन से काम आए कि एक तो अपन पढ़ रहे हैं कि भाई राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण हैं? कितने चरण हैं? 7 चरण। तो पहला काम तो ये हो गया कि 7 चरणों के नाम हमें सीक्वेंस से क्या होने चाहिए? याद। क्लियर? इसके अलावा वो तो याद करेंगे, हमें 7 चरणों की क्या भी याद होनी चाहिए? दिनांक, कि कौन सा चरण कब बना था। और इन 7 चरणों में हमें बड़े तौर पर कितनी रियासतें शामिल करनी हैं? तो हमें कितनी रियासतें शामिल करनी है? 19 रियासतें हमें क्या करनी है? शामिल। और ये काम हमें करना है कि पहला कि राजस्थान के 7 चरणों के नाम हमें सीक्वेंस से क्या होने चाहिए? याद। फिर 7 चरणों की क्या याद होनी चाहिए? दिनांक। और फिर हमें इन 7 चरणों में कितनी रियासतों को शामिल करना है? 19। अपन ठिकानों को मिलाएंगे और केंद्र शासित को मिलाएंगे, लेकिन अपना ध्यान अभी केवल किसको मिलाने में रहेगा? रियासतों को। तो ये 3 काम करते हैं, जिनमें से पहला काम तो ये है कि 7 चरणों के नाम हमें सीक्वेंस से क्या होने चाहिए? याद। तो हम याद कैसे रखेंगे? तो देखो कि मैं केवल कुछ वर्ड लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा क्या? एम। फिर मैंने एक वर्ड लिखा क्या? तो मैंने एक वर्ड लिखा क्या करके? ई। फिर मैंने एक वर्ड लिखा क्या? जे। फिर मैंने एक वर्ड लिखा क्या? बी। फिर मैंने एक वर्ड लिखा क्या? जे बी। फिर मैंने एक वर्ड लिखा आर ओ। और फिर मैंने एक वर्ड क्या लिखा? वाई। देखो क्या है कि जब आप इसको एक बार बोलोगे तो आप शायद ऐसे ही बोल सकते हो कि एम ई जे बी आर ओ वाई, लेकिन इसका एक मीनिंग निकलता है।
क्या मीनिंग निकलता है कि अगर अपन इस लाइन को इस तरह से जोड़ देते हैं, अगर इस लाइन को हम इस तरह से जोड़ लेते हैं तो शायद हिंदी में कुछ मीनिंग निकल जाता है। क्या मीनिंग हो जाएगा? एम ई, यानी इसको मैंने क्या बना लिया मैं, जे बी मैंने क्या लिखा जब फिर रो फिर या। जैसे अपन फेसबुक व्हाट्सएप पे अपन मैसेज टाइप करते हैं तो वैसे ही ये लाइन हो गई। क्या हो गया कि मैं जब रो या, यानी क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7 इस लाइन के अंदर, कि इस मैं जब रोया के अंदर एकीकरण के कितने चरणों के नाम छिपे हुए हैं? 7। किसी भी चीज को रटना नहीं है, उसको याद करना। अब कैसे याद करेंगे? तो पहला वर्ड जो है वो हमारे लिए क्या है? एम। इस एम से अर्थ क्या निकल सकता है? तो बड़ा सिंपल है। तो इस एम से अर्थ हम निकालेंगे क्या निकालेंगे? तो इससे अर्थ निकालेंगे हम क्या? मत्स्य संघ। कि राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है वो कौन सा चरण है? मत्स्य संघ। ठीक है, यहां से आगे जब मैं बढ़ा तो मैंने एक वर्ड लिया, कौन सा? ई। अब ये ई क्या है? तो देखो कि मेरी नजर में ई है क्या? ईस्ट। भाई आप लोग पढ़ते हैं ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, 4 क्या होती है? दिशा है। तो उनमें से ईस्ट कौन सी दिशा है? अरे दिशा जानते हो ना? हाँ, कि ईस्ट यानी जो है वो कौन सी दिशा है? तो ईस्ट यानी कौन सी दिशा है? पूर्व। तो मैंने ये नाम निकाल लिया क्या? पूर्व राजस्थान संघ। आप इसे चाहो तो पूर्वी राजस्थान संघ भी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर? जब मैं यहां से आगे बढ़ू तो मैंने एक नया वर्ड ले रखा है क्या? जे। अब इस जे का अर्थ क्या है? तो मैंने जे का अर्थ निकाला क्या निकाला मैंने? ज्वाइंट। अब ज्वाइंट का मीनिंग होता है जुड़ना, और जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में अपन चाहे तो क्या भी लिख सकते हैं? संयुक्त भी लिख सकते हैं। तो ये नाम हमारे लिए क्या हो गया? तो ये नाम हमारे लिए क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान। फिर मैंने वर्ड लिया बी। तो बी को मैंने क्या लिखा है? बिग यानी होता है बड़ा। बिग यानी क्या होता है? बड़ा। और बड़े को अच्छी सी हिंदी में मैंने क्या लिखा? तो बड़े को अच्छी सी हिंदी में मैंने क्या लिख दिया? वृहद। तो वृहद। और आगे मैंने क्या लिख दिया इसका? राजस्थान। तो बिग यानी क्या हो गया? वृहद राजस्थान। फिर अपने पास नेक्स्ट वर्ड क्या है? जेबी। अब जेबी का मीनिंग तो आप लोग ही बता सकते हो, क्या हो जाएगा? हाँ, जे यानी तो था ज्वाइंट, बी यानी था बिग, यानी ज्वाइंट बिग राजस्थान। तो ये नाम क्या बन जाएगा? तो ये नाम बन जाएगा आप लोगों के लिए क्या? संयुक्त वृहद क्या बन जाएगा? राजस्थान। क्लियर? अब अपने पास नेक्स्ट वर्ड है आर ओ। तो देखो आर से तो मीनिंग मैंने निकाला क्या? राजस्थान। और ओ से 2 तरह के वर्ड हो सकते हैं। ओ से ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ओ से एक वर्ड जो होता है वो होता है क्या होता है? ओरिएंटल। और ओरिएंटल का अर्थ यही होता है कि ओरिएंटल का अर्थ क्या होता है? संघ या क्या होता है? समूह। तो मैंने यहां से कौन सा वर्ड लेना उचित समझ लिया? तो मैंने राजस्थान को तो राजस्थान ही लिख लिया, और मैंने समूह को छोड़ के कौन सा वर्ड ले लिया? संघ। यानी छठे चरण का नाम मेरे लिए क्या हो गया? राजस्थान संघ। और लास्ट वाला वर्ड जो है वो क्या है? वाई ए। अब ये वाई ए क्या है? तो इसको 3 नाम से आप पुकार सकते हो। क्या? नवीन, वर्तमान, या इसे हम लोग किस नाम से भी पुकार सकते हैं? तो इसे हम पुकार सकते हैं किस नाम से भी? आधुनिक राजस्थान। यानी हमारा पहला काम ही कंप्लीट हो रहा है। कि हमारा पहला काम ये था कि हमें 7 चरणों के नाम सीक्वेंस से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो हमें सीक्वेंस से याद रखने के लिए अपन एक लाइन सेट कर ली थी, मैं जब रोया। और इनके नाम से आपको मीनिंग निकालना है। एम से मीनिंग क्या हो गया? मत्स्य संघ। ई का मीनिंग मैंने चुना ईस्ट यानी कौन सी दिशा? पूर्व। तो मैंने मीनिंग क्या निकाला? पूर्व राजस्थान संघ। जे का क्या था? ज्वाइंट यानी जुड़ना। और जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में क्या लिखते हैं? संयुक्त। तो मैंने वर्ड निकाला संयुक्त राजस्थान। बी का था बिग यानी बड़ा, और बड़े को अच्छी सी हिंदी मैंने क्या लिख दिया? वृहद। तो नाम क्या हो गया? वृहद राजस्थान। जे बी दोनों की मीनिंग ऊपर आ चुके थे। जे यानी ज्वाइंट, बी यानी बिग। तो वर्ड क्या हो गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। आर ओ, आर से लिखा राजस्थान, ओ से ओरिएंटल। इसको ऑर्गेनाइजेशन लिखो तो भी यही होता है। तो राजस्थान ओरिएंटल, और ओरिएंटल का अर्थ होता है संघ या समूह। तो मैंने वर्ड ले लिया राजस्थान संघ। और लास्ट वाला जो वाई ए, इसे आप 3 नाम से याद रख सकते हो। क्या? नवीन, वर्तमान, या किस नाम से याद रख सकते हो? आधुनिक राजस्थान के नाम से। अब यहाँ से आगे क्या है कि पहला काम ही कंप्लीट हुआ है कि भी हमें 7 चरणों के नाम सीक्वेंस से याद करने थे। अपन ने याद रखने का क्या ढूंढ लिया? तरीका। अब दूसरा काम करना है कि हमें 7 चरणों की डेट क्या होनी चाहिए? याद।
तो डेट तो हमें वैसे भी याद है कि भाई अपन तो बता सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण जो है, राजस्थान का एकीकरण जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो हमें ये पता है भाई कब स्टार्ट हुआ था। हाँ, कि भाई स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948। खत्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956। यानी 7 में से अपने को ऑलरेडी कितनी डेट याद थी? 2 डेट याद थी। अब केवल याद कितनी करनी है? 5 ही तो करनी है, और बड़ा आसान है। कैसे याद करेंगे? तो नेक्स्ट डेट कैसे आएगी? तो देखो 18 मार्च 1948 को ये शुरू हो रहा है, तो इसके जस्ट कितने सप्ताह बाद, तो आप बताओगे कितने सप्ताह बाद? 1 सप्ताह यानी 7 दिन बाद। 18 मार्च के 7 दिन बाद कौन सी डेट आएगी? 25। तो वो डेट हमारे लिए क्या हो गई? तो वो डेट हमारे लिए हो गई 25 मार्च 1948। क्लियर? अब दूसरी तीसरी डेट कैसे निकालेंगे? तो जैसे अपन ने लिखा था कि 18 मार्च के 1 सप्ताह बाद, अब इसी 18 मार्च के कितने महीने बाद? 1 महीने बाद तीसरी डेट आ जाएगी। तो 18 मार्च के 1 महीने बाद क्या आना चाहिए? हाँ, कि 18 मार्च के 1 महीने बाद क्या आना चाहिए? तो वो आना चाहिए क्या? 18 अप्रैल 1948। यानी ब्लैक बोर्ड के ऊपर 7 में से कितनी डेट आ चुकी है? 4। एक तो अपन ने लिख दिया स्टार्ट हुआ, एक अपन ने लिख दिया खत्म हुआ। फिर अपन ने दूसरी डेट निकाली 1 सप्ताह बाद, तीसरी डेट निकाली 1 महीने बाद। आपको तो केवल याद केवल कितनी करनी है? 3 ही करनी है। तो 3 के बारे में क्या है, उसका कोई तरीका नहीं है, वो आपको डायरेक्ट क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। तो देखो क्या है कि चौथी डेट कब निकलेगी? तो वो चौथी डेट निकलेगी 30 मार्च 1949। क्लियर? उसके बाद पांचवी डेट क्या थी? तो वो पांचवी डेट थी 15 मई 1949। और छठी डेट जो है वो क्या हो जाएगी? 26 जनवरी 1950। यानी दूसरा काम कंप्लीट। पहला काम तो ये था कि हमें सातों चरणों के नाम सीक्वेंस से क्या करने थे? याद रखने का तरीका अपन ने खोज लिया। दूसरा काम ये था कि भी सातों चरणों की डेट हमें क्या होनी चाहिए? याद। तो अपने को 2-3 डेट में दिमाग लगाना है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी अपने दिमाग में आएगी। प्रारंभ हुआ, खत्म हुआ, फिर 1 सप्ताह बाद और 1 महीने बाद। याद केवल कितनी करनी थी? 3 ही। अब एक महत्वपूर्ण काम करना है कि इन 7 चरणों में, इस 7 चरणों में हमें कितनी रियासतें शामिल करनी है? 19 रियासतें। क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी रियासत कौन से चरण में क्या हुई थी? शामिल हुई थी। लेकिन जो ये अपन ने लिखा है, यहां से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन बात करेंगे। तो आप एक बार सातों चरणों के नाम और सातों चरणों की डेट आप एक बार लिख दीजिए। लेकिन उसके लिए आप कॉपी को क्या करेंगे कि इस कॉपी को आपको इस तरह से करना है। क्लियर? पहले आप वो लाइन लिखेंगे, मैं जब जब रोया, सातों चरणों की डेट, फिर उनके पूरे नाम, और ये वाला स्पेस आपको ज्यादा खाली छोड़ना है, क्योंकि अपन इसके अंदर 19 रियासतें क्या करने वाले हैं? शामिल। तो आप सातों चरणों की डेट और सातों चरणों के नाम पहले उतार लीजिए। लिखिए आप लोग। पहला वर्ड था एम। एम से क्या था? मत्स्य संघ। सेकंड है ई। ई का क्या है? ईस्ट। ईस्ट यानी कौन सी दिशा? पूर्व। तो मैंने नाम क्या निकाल लिया? पूर्व राजस्थान संघ। इसको आप चाहे तो पूर्वी राजस्थान संघ भी कह सकते हैं। थर्ड था जे। जे यानी जॉइंट। जॉइंट यानी होता है संयुक्त। तो संयुक्त राजस्थान। फोर्थ है बी। बी का अपन ने वर्ड बना लिया क्या? बिग। और बिग को मैंने, बिग यानी बड़ा, और बड़े को अच्छी सी हिंदी मैंने क्या लिख दिया? बृहद। तो नाम क्या बन गया? ये बृहद राजस्थान। ठीक है। फिर फिफ्थ वर्ड था जे बी। जब। तो जे यानी ज्वाइंट, बी यानी बिग, और दोनों के मीनिंग अपने को बातें थे। तो अपन ने वर्ड क्या लिखा है? संयुक्त बृहद राजस्थान।
संयुक्त बृहद राजस्थान। छठा वर्ड जो था वो था आर ओ, और आर ओ का मीनिंग मैंने निकाल लिया, आर से राजस्थान, ओ से ओरिएंटल। ओरिएंटल को आप चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, और ओरिएंटल का अर्थ होता है संघ या समूह। तो मैंने संघ वर्ड लेना उचित समझ लिया, तो छठा नाम मेरे लिए क्या हो गया, राजस्थान संघ। और लास्ट वाला वर्ड जो है वो है वाई ए। वाई ए, आप इसे 3 नाम से आप डायरेक्ट याद रखेंगे। आप इसे चाहे तो नवीन राजस्थान, आप इसे चाहे तो वर्तमान राजस्थान, या आप इसे चाहे तो आधुनिक राजस्थान भी नाम दे सकते हैं। नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। ठीक, और सातों चरणों की डेट आप साथ लिख दीजिए कि पहला चरण बना था 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। सेकेंड चरण की डेट थी 18 मार्च के एक सप्ताह बाद यानी 7 दिन बाद ही, तो वो डेट आ जाएगी 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। फिर तीसरी डेट थी फर्स्ट डेट के 1 महीने बाद, और 18 मार्च के 1 महीने बाद क्या आएगा, 18 अप्रैल। तो थर्ड डेट हो जाएगी 18 अप्रैल 1948। फिर फोर्थ डेट आएगी 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। पांचवी डेट आएगी 15 मई 1949, और जो छठी डेट आएगी वो आएगी 26 जनवरी 1950। और लास्ट डेट है 1 नवंबर 1956। 2 अपने को ऑलरेडी याद है, 2 अपन निकाल सकते हैं। याद आपको केवल कितनी करनी, केवल 3 ही करनी है। क्लियर? तो 2 काम कंप्लीट के, सातों चरणों के नाम क्रम से और सातों चरणों की डेट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम तो अभी आना बाकी है कि तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है कि इन 7 चरणों में हम कितनी रियासतें मिलाने वाले हैं, 19। लेकिन उनको मिलाने से पहले अपन यहीं पे कुछ क्या समझेंगे, क्वेश्चन, कि भाई जो अभी अपन ने लिखा है कि वहां से एग्जाम में अपने क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो यूं आता है कि भाई क्या कर दीजिए आप लोग, सुमेलित कर दीजिए। बिल्कुल यहां से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो होगा क्या कि आपके कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे कि आपके पास मान लीजिए कि एक ऑप्शन आया आपके पास क्या, पूर्व राजस्थान संघ। एक ऑप्शन आपके पास क्या आया, संयुक्त राजस्थान। एक ऑप्शन आया आपके पास क्या, बृहद राजस्थान। और एक ऑप्शन आपके पास क्या आया, संयुक्त बृहद राजस्थान। और पेपर में होगा क्या, तो पेपर में वो कहेगा सुमेलित करो। तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो अपन समझ जाएंगे कि एकीकरण के 4 चरणों के क्या है ये नाम है। अब देखो कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्या है, तो वो कुछ इस तरह से डेट लिखने की कोशिश करेगा। जैसे वो एक डेट लिखेगा क्या, 15 मई 1949। वो एक डेट लिखेगा क्या, 30 मार्च 1949। क्लियर? इसके अलावा वो एक डेट लिख लेगा क्या, 18 अप्रैल 1948। और एक डेट वो लिखेगा क्या, 25 मार्च 1948। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा। और अपने को लग रहा है कि ये बहुत आसान क्या है क्वेश्चन। और ये आसान कब लगेगा, जब अपन ने उन सातों चरणों के नाम सीक्वेंस से क्या किए याद, और सातों चरणों की डेट अपन ने क्या की याद। और एक जो भी ऑप्शन सेट होगा उसे आप भरेंगे कि भी पूर्व राजस्थान कब बना, तो अपन बता देंगे कब बना था, 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान कब बना, तो अपन बता देंगे कब बना था, 18 अप्रैल 1948। बृहद राजस्थान कब बना, 30 मार्च 1949। और संयुक्त बृहद राजस्थान कब बना, तो वो कब बना था, 15 मई 1949। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी बनेगा। एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से
निम्न में से कौन सा युग्म, निम्न में से कौन सा युग्म क्या है, क्या है असंगत। तो पहले तो आप लोग बताओ कि कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें होगा क्या, हाँ कि 3 ऑप्शन तो क्या देंगे वो आपको सही, किसी एक को क्या कर देंगे वो गलत। जैसे कि मैं कुछ ऐसा लिखा मैंने, कि एक ऑप्शन था पूर्व राजस्थान संघ जिसकी डेट क्या लिखी है 25 मार्च 1948। एक ऑप्शन है संयुक्त राजस्थान जिसकी डेट है 18 अप्रैल 1949। क्लियर। एक ऑप्शन है वृहद राजस्थान जिसकी डेट मैंने लिखी है 30 मार्च 1949। और एक ऑप्शन है संयुक्त वृहद राजस्थान जिसकी डेट मैंने लिखी है 15 मई 1949। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म क्या है असंगत। मतलब वो कह रहा है कि 3 तो डेट सही लिखी हुई सामने, आप तो पहचानो कि गलत कौन सा लिखा हुआ है। आजकल एग्जाम में होता क्या है कि जब पहले हम तैयारी करते थे तो ऐसे ही पूछते थे कि 4 में से कौन सा सही है। पहले एग्जाम में आता क्या था 4 में से कौन सा सही है, लेकिन 5-7 साल से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाना क्या कर दिया थोड़ा चेंज। वो आजकल ये नहीं पूछता है कि भी 4 में से कौन सा सही है, वो तो यूं कहता है कि बताओ भी 4 में से कौन सा गलत है। कितने साल तक ही बताया 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है तो अपन फटाफट भर देते हैं, लेकिन वो गलत ढूंढना क्या है बहुत कठिन कार्य है। वो कैसे कठिन है, जैसे आप जो भी मेरे सामने बैठे हैं कि अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि भी तुम्हारे में से गलत कौन है, तुम हाथ खड़े करते हो क्या? कोई गलत नहीं साहब, हम तो सब सही है। तो कितना कठिन है गलत ढूंढना। हाँ, अगर मैं कहूँ सही क्या है तो अपन फटाफट से अपन सब हाथ खड़े कर देंगे, हम तो सब क्या है सही है। तो गलत ढूंढना बहुत कठिन है। तो एग्जामिनर ने नहीं कहा कि इतने साल हो गए कौन सा सही है बढ़ते बढ़ते अब तुम उल्टा करो कि भाई कौन सा गलत है, हमें तो केवल ये ढूंढ के बताओ। आजकल एग्जाम में नहीं पूछते कि राणा सांगा ने खानवा का युद्ध कब लड़ा। सिंपल ऑप्शन आते थे 1526, 27, 28, 29, फटाफट से छोरे 1527 पे गोला मार के आ जाते। लेकिन आजकल एग्जाम में ये पूछता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन में जो 5 युद्ध लड़े थे उन 5 युद्धों का क्रम क्या है, इनको क्रम से जमाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या राणा सांगा के जीवन के 4 युद्ध, चारों युद्धों का समय लिखा होगा कि बताओ कौन सा युद्ध में इसमें गलत लिखा हुआ कि इस समय ये नहीं लड़ा था। तो आजकल क्वेश्चन की लैंग्वेज उन्होंने क्या कर ली चेंज। आजकल एग्जामिनर नहीं पूछता कि 4 में से कौन सा सही है, वो बताओ ये हमें तो गलत बताओ, वो गलत वाला तुम कहां भरो गोले में। तो मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया कि निम्न में से कौन सा युग्म क्या है असंगत, तो इसमें हमें कौन सा लग रहा है, हाँ तो हम कहां अटकेंगे संयुक्त राजस्थान। और इसकी डेट क्या दे दी 18 अप्रैल 1949, बल्कि डेट क्या थी 18 अप्रैल 1948। क्लियर। एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या बनेगा देखो कि वो कुछ इस तरह से ऑप्शन लिखेगा, ठीक है। अब उसने कुछ लिखा है संयुक्त राजस्थान, फिर उसने कुछ लिखा है बृहद राजस्थान, फिर इसने लिखा है कुछ पूर्व राजस्थान संघ, फिर उसने लिख दिया है क्या राजस्थान संघ, और फिर उसने लिख दिया है क्या संयुक्त बृहद राजस्थान। ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी, अब है बड़ा आसान है, जैसे ये वर्ड आएंगे अपने दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि राजस्थान हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है ये एकीकरण। अब वो क्या लिखेगा कि एकीकरण के, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखना कि एकीकरण के निम्न चरणों को किस क्रम में जमाइए, काल क्रमानुसार जमाइए। ठीक है। अब क्वेश्चन तो था छोटा सा कि एकीकरण के जो ये मैंने 5 चरण लिखे हैं इनको आप किस में जमाइए काल क्रमानुसार। ये 5 चरण हैं संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ, राजस्थान संघ और एक क्या है। तो अब वो यहां से ऑप्शन लेगा ए बी सी और वो क्या लेगा अब डी। ऑप्शन तो अब देगा। अब ऑप्शन क्या देगा कि मान लो वो इस तरह से देगा। अब आपको एक तो दे दिया उसने
सेकंड, एक दे दिया थर्ड, एक उसने बनाया फोर्थ, एक उसने बनाया फर्स्ट और एक उसने बनाया क्या 5। क्लियर? एक में उसने दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और एक क्या दिया उसने 5। एक ऑप्शन उसने बनाया कि एक ऑप्शन उसने क्या बनाया 5, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और एक क्या बनाया उसने फर्स्ट। ठीक है, एक ऑप्शन उसने बनाया, क्या बनाया थर्ड, फिर उसने बनाया एक ऑप्शन क्या फर्स्ट, फिर उसने एक ऑप्शन बनाया क्या सेकंड, फिर इसने एक ऑप्शन सेट किया कौन सा 5 और फिर इसने एक ऑप्शन सेट किया कौन सा ऑप्शन सेट किया 4th। यानी हुआ क्या वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर कि क्वेश्चन तो था बड़ा छोटा सा, क्वेश्चन क्या था बड़ा छोटा सा, लेकिन उसको एग्जाम हॉल के अंदर बेवजह क्या कर दिया बड़ा कर दिया। और अपने को लगता है यार बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा है और करना कुछ भी नहीं है कि वो केवल इतना ऐसा पूछ रहा है कि एकीकरण के ये भाई 4-5 चरण हमने लिख दिए हैं और आप इनको केवल कालक्रम से जमा दो, किसके बाद कौन सा चरण मिला। पहले उसने ऑप्शन दिया आराम से कि ये भाई ऑप्शन है और उसके बाद उसने अपने उत्तर क्या करवाए सेट करवाए। यानी एक छोटा सा क्वेश्चन क्या हो गया इतना बड़ा। ये चीजें इस क्लास में बैठा हुआ बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जिस दिन पेपर होता है ना उस दिन एग्जाम हॉल का प्रेशर अपने दिमाग में इतना होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी वहां एग्जाम में क्या हो जाते हैं गलत। ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुम मेरे सामने बैठ के सही दे सकते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभी किसी प्रकार का कोई प्रेशर दिमाग पे नहीं है। लेकिन जब पेपर का दिन होता है, जिस दिन अपने को लगता है कि अपन ने इतने टाइम तैयारी की, आज उसका शायद हमें कहीं ना कहीं फल मिल जाए, और एग्जाम हॉल का प्रेशर अपने दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन भी वहां पे क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं। कितनी बार अपन देखते हैं कि अपन एग्जाम दे के आए और अपने को लगा और लास्ट में जैसे अपन बाहर निकले, दोस्त ने निकलते ही सबसे पहले पेपर देखा अपना एक क्वेश्चन उसने हमें गलत करवा दिया और अपन घर आके भी हंसते हैं कि यार इतना तो अपन ने पढ़ा था फिर भी अपन ने इतना सिंपल क्वेश्चन क्या कर दिया गलत। वो होता है केवल एग्जाम हॉल का प्रेशर, वो कंफ्यूजन हमें कहीं ना कहीं क्या कर देता है गलत। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे कहां सोल्व हो सकता है जब वो लाइन अपने दिमाग में सेट होगी। कौन सी? मैं जब रोया, रब पेज के ऊपर सेट किया, ऑटोमेटिक लाइन जमाई तो ऑटोमेटिक इसका उत्तर निकल जाएगा। तो इनमें से पहला चरण कौन सा बना? तो पहला कौन सा बना था? पूर्व राजस्थान संघ। फिर कौन सा आएगा? संयुक्त राजस्थान। फिर कौन सा आएगा? क्या आएगा फिर? बृहद। और फिर क्या आएगा? संयुक्त बृहद राजस्थान। और फिर क्या आएगा? राजस्थान संघ। यानी अपना उत्तर होगा 3, 1, 2, 5 और क्या होगा 4। क्लियर? यानी ये 3 तरह से क्वेश्चन जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं वहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। और क्वेश्चन को अच्छा करना है तो ये अच्छा क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि अपन एग्जाम हॉल में गए, उसने कुछ भी नहीं दिया, वो तो केवल ये कह रहा है कि साहब ये आपके सामने हमने कितने चरण लिखे हैं? 5 चरण लिखे हैं। आप तो इन 5 चरणों को किस क्रम में जमा दीजिए आरोही, या इनको किस क्रम में जमा के बता दीजिए अवरोही। और ये तो ऐसी चीजें हैं कि आता सब है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आरोही साला छोटे से बड़ा होता है कि बड़े से छोटा, या अवरोही छोटे से बड़ा के बड़े से छोटा। जो आपको पढ़ा रहे उन साहब भी कभी कभी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आते तो वही हैं, थ्योरी भी वही होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या कर दिया उसने चेंज कर दिया। तो अपने को तैयारी इसी पैटर्न पे करनी है। आजकल आपको सीधा सा नहीं पूछता है कि भाई वो सांगा ने युद्ध लड़ा था खानवा का बता दो कब, वो तो तुम्हारे को पूछेगा कि सांगा ने जीवन में 5 युद्ध लड़े थे, आप बता दो भाई उसने कौन से समय में, इनको कालक्रम से जमा लो कि कौन से समय में कौन सा युद्ध लड़ा था। आजकल एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताओ 4 में से कौन सा सही है, वो तुम्हारे को पूछेगा कि बताओ इन 4 में से कौन सा गलत है, कौन सा युग्म क्या है असंगत। क्वेश्चन आने का तरीका यही हो गया। और आजकल एक क्वेश्चन और आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि उसमें लिखा होता है कि बताओ एकीकरण के संदर्भ में कितने कथन लिखे गए हैं? 4। इन कथनों को पढ़कर बताइए, इन कथनों को पढ़कर बताइए कि भाई एकीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है। और जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ABCD तो लाइनें आती है, लेकिन वो लाइनें बड़ी लंबी 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 भरी हुई आती है और अपन कितनी बार पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने को एग्जाम में मिलेगा, वैसे आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सभ्यताओं के संदर्भ में,
वहां पूछेगा आपको कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में ये 4 कथन लिखे हैं, इनको पढ़ के बताओ कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। और जब भी एग्जाम हॉल में ऐसा पेपर में आता है ना, तो दिमाग में 2 बातें ही आती है, या तो 4 लाइनें सही लगेगी या चारों क्या लगती है, गलत। लेकिन अपने को साला बोला तो कितना बढ़ना होता है। एक और ऐसे क्वेश्चन कब सोल्व हो सकते हैं, जब पूरी थ्योरी टॉपिक की अपने दिमाग में होगी, तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे हमारे से सोल्व। लेकिन देखो क्या है कि आज अपन ने एक ही काम किया है, 2 काम अपन ने कर लिए कि हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें 7 चरणों के नाम हमने सीक्वेंस से क्या किए याद, और 7 चरणों की डेट हमने क्या की, निकाली। अब कल जब अपन क्लास शुरू करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम होने वाला है कि इन 7 चरणों में हम लोग कितनी रियासतें मिलाने वाले हैं, 19। और ये बड़ा आसान है, कुछ मिनटों के अंदर आप खुद सीख जाओगे कि कौन से चरण के अंदर कौन सी रियासतें क्या हुई है, शामिल हुई है। तो आप लगातार बने रहिए। रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अब ऑफलाइन भी प्रारंभ हो चुका है।